नमस्कार। डीपजीएस फाउंडेशन के इकोनॉमी की सीरीज की आज तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। इनके पहले की क्लासेस में हमने उत्पादन के क्षेत्र देखे, इकोनॉमिक्स के और इकोनॉमी के बारे में समझे। इसके साथ ही हमने इकोनॉमी के जो क्षेत्र होते हैं जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर, इनके बारे में चर्चा किए। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा किए कि माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है। इन सभी टॉपिकों के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो इसके पहले की जो वीडियो हैं उनको आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है या फिर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियली व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आपको अगली क्लासेस में उससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं सबको क्लियर किया जाएगा। अब आज हम ये पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ इकोनॉमी। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए कल के इससे अलग कर दिया गया था। आज इसको हम अच्छे से समझेंगे कि टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी के प्रकार। देखिए, वैसे तो कई आधार पे इकोनॉमी को बांटा जाता है, जैसे कि देशों की अंतर संबंधों के आधार पर। जैसे कि अगर देश की अंतर संबंध अच्छी रहेगी, व्यापार अच्छा होगा तो खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, इस प्रकार से कॉन्सेप्ट बनेगा। देश विकासशील है, वहाँ की अर्थव्यवस्था विकसित है या विकासशील है या अल्प विकसित है, वहाँ की अर्थव्यवस्था किस कार्य में संलग्न है, कृषि में है, औद्योगिक में है कि सेवा के क्षेत्र में है, ठीक है। वहाँ पे पूंजीपतियों का शासन है कि समाजवादी शासन है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इस प्रकार से कई आधारों पर अर्थव्यवस्था के प्रकार को हम डिवाइड करते हैं। तो पहला जो हम हेडिंग डालेंगे कि शेष देश के अंतर संबंधों के आधार पर, या हेडिंग लिख लेंगे के आधार पर। देखेंगे इसमें शेष देश के अंतर संबंधों के आधार पर इसमें आप 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला होगा खुली अर्थव्यवस्था, दूसरा होगा बंद अर्थव्यवस्था। अब इस चीज को समझेंगे कि सर ये है क्या, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। जैसे कि आज के समय में जो मानव की इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं और वो इच्छा सीमित संसाधनों के कारण पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए उनको किसी अन्य क्षेत्र के संसाधनों पर निर्भर होना पड़ता है। तो ऐसे में देश दूसरे देश से व्यापार करता है या दूसरे देश से वो सामान लेता है या अपना सामान दूसरे देश में देता है। तो जैसे कि यदि 2 देशों में यानी कोई देश किसी अन्य देशों से व्यापार कर रहा है, वहां पे आयात निर्यात कर रहा है, अपनी बॉर्डर को खोला हुआ है सामानों को लेने और देने में, तो इसको कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। अब समझ में आ गया आपको? आज के समय में कोई भी देश खुली अर्थव्यवस्था के दायरे में ही आता है। सभी देश खुली अर्थव्यवस्था के दायरे में आते हैं क्योंकि सभी देश आज के समय में व्यापार करते हैं, सभी देश आयात निर्यात करते हैं। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई, खुली अर्थव्यवस्था। दूसरी है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में ये होता है कि ये उनके क्षेत्र में जितने भी संसाधन होते हैं सिर्फ उसी से ही अपना काम करते हैं और ये किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करते हैं और किसी भी देश में अपना आयात और निर्यात नहीं करते हैं। ऐसे में अगर आप उदाहरण लेकर चलेंगे तो ऐसे में अभी कोई देश है नहीं जो बंद अर्थव्यवस्था के दायरे में हो, क्योंकि हर देश किसी न किसी तरीके से किसी न किसी देश के ऊपर निर्भर है। किसी भी संसाधन के मामले में किसी भी तरीके से, मतलब कि हर एक संसाधन किसी देश में पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होता है, वो किसी न किसी छोटे रूप में किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर होता है या फिर अपने जो बचा हुआ संसाधन होता है, जो सरप्लस होता है, वो किसी अन्य देश में बेचता है या देता है। तो जो भी देश आज के समय में व्यापारिक गतिविधियों में शामिल है वो देश आज के समय में बंद अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती है, वो खुली अर्थव्यवस्था भी होगी। अब इसका सर उदाहरण बता दीजिए। तो उदाहरण में आप इसका देख सकते हैं, भारत हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। ये देश है, मतलब ये देश आप देख सकते हैं कि आयात निर्यात करते हैं। चीन तो देखिए इस समय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चीन तो हर देश से आयात निर्यात कर रहा है और हमेशा ये व्यापारिक फायदे में रहता है हमेशा। और उसके साथ ही अगर बंद अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो बंद अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई देश तो अभी है नहीं,
लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको माइनर करके देखेंगे तो एक उत्तर कोरिया आपको मिल जाएगा, क्योंकि उत्तर कोरिया का आप देखेंगे किसी देश के साथ ज़्यादा संबंध नहीं, क्योंकि वहाँ का एक वो पागल शासक राजा है, वही उल्टा सीधा बयानबाजी देता रहता है और तानाशाही शासन है, और उसको इससे नहीं मतलब है कि वहाँ की जनता मरे या जिए, उसको बस ये मतलब है कि उसका पागलपन चलता रहे। तो उत्तर कोरिया को बस मान सकते हैं, बाकी सभी देश जो है खुली अर्थव्यवस्था के दायरे में ही आते हैं। तो अगर इसको आपको परिभाषा लिखना हो कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था, तो खुली अर्थव्यवस्था में लिख लेंगे कि ऐसा देश जो अपनी व्यापारिक गतिविधियों के कारण अन्य देशों के साथ व्यापार करता है, आयात निर्यात करता है, उनको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, और उन्हीं उसी का अपोजिट बनाकर आप बंद अर्थव्यवस्था लिख सकते हैं। तो ये शब्दावलियां आज आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है कि जब आगे आपको पढ़ाया जाएगा तो इन शब्दावलियों को आप समझे रहेंगे तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है। दूसरा अगर हम आप समझेंगे कि संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर देखेंगे, इसको पहले आप हेडिंग डाल लेंगे, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। देखिए इसमें आपका 3 आता है। पहला आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसको राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी या राज्य अर्थव्यवस्था। तीसरा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये कॉन्सेप्ट अभी हम समझेंगे कि इनकी हमको जरूरत क्यों पड़ी। मिश्रित अर्थव्यवस्था देखेंगे अभी आप लोग, जैसे कि एक अर्थशास्त्री बहुत होते थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने यह कहा था कि राज्य को व्यापारिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो बाजार को स्वतंत्र कर देना चाहिए कि वो अपने अनुसार किसी भी वस्तु का उत्पादन करे, वितरण करे और आवंटित करे। ये एडम स्मिथ ने कहा था, अपनी एक बुक लिखा था द नेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है। अब देखेंगे एडम स्मिथ ने, इन्होंने ये कहा था कि जो बाजार है, बाजार में क्या होता है, किसी वस्तु की सप्लाई होती है और किसके बेस पे होता है, डिमांड के बेस पे, कि वहां पे क्या डिमांड है। अब इन दोनों का जो अंतर होता है उसी बेस पे इसका रेट डिसाइड होता है। ठीक है, रेट डिसाइड होता है, और जब ये सब चीजें मार्केट डिसाइड करती है तो वहां पे जो है इन्वेस्टर आते हैं, निवेशक आते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर आएंगे, व्यापार करने के लिए लोग आएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको क्या दिखेगा, लाभ दिखेगा, क्योंकि मैक्सिमम लाभ उनको चाहिए। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पे व्यापारियों का मतलब व्यापारी उसको नियंत्रण करते हैं, पूंजीपति नियंत्रण करते हो, तो इसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या चीज जरूरत है वो, और उसका रेट कितना होगा, उसका उत्पादन कितना होगा, ये राज्य सरकार डिसाइड नहीं करेगी, या सरकार या फिर कोई केंद्रीय सत्ता डिसाइड नहीं करेगी, वो वहां की बाजार डिसाइड करेगी। और बाजार में कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। जैसे कि कंज्यूमर यानी कि हम ग्राहक हैं, हमने डिमांड किया कि हमको इस वस्तु की जरूरत है, जैसे कि आज हम पढ़ा रहे हैं तो हमको इस मार्कर की जरूरत है, तो हम दुकान में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, ये पता करने कि मार्कर है कि नहीं। तो ये एनालिसिस हो गया क्या, कंज्यूमर बिहेवियर सिद्धांत, जैसे हमने आपको बताया था समष्टि और व्यष्टि वाला। उसमें आप समझेंगे कि हमारा जो व्यवहार क्या है, ये खरीदना है हमको मार्कर खरीदा, तो वहां की जो मार्केट है उसको वहां पे ये पता चल गया कि भाई कंज्यूमर का इस समय डिमांड क्या आ रहा है, मार्कर के लिए आ रहा है, तो वहां के जो उत्पादक होते हैं वो मार्कर को बनाएंगे। ठीक है, जब मार्कर को बनाएंगे तो मार्कर यहाँ पे आएगा, तो मार्कर का रेट कौन डिसाइड करेगा, वहां का बाजार डिसाइड करेगा। अगर मान लीजिए एक मार्कर हो और खरीदने वाले 20 लोग हों तो स्वाभाविक है इस मार्कर का रेट बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी संसाधन, जो जरूरी चीजें होती हैं, जो संसाधन होते हैं, उस पर कौन नियंत्रण करता है? बाजार नियंत्रण करता है, ना कि कोई केंद्रीय सत्ता नियंत्रण करती है। चलिए अब आपको ये बात समझ में आ गई हमारी अच्छी से। अब हम इस पे चलते हैं। अब देखिए इसकी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसको एडम स्मिथ ने इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया था और बहुत अच्छे से समझाया था अपनी बुक में द नेशन ऑफ वेल्थ में, ठीक है। इसका है, और इसमें क्या है कि जो सरकार है वो अहस्तक्षेप की नीति अपनाती है। मतलब कि वो हस्तक्षेप नहीं करती है कि बाजार में क्या चीज कमी है, बाजार में क्या चीज उपलब्ध हो रहा है, ये चीज वो मार्केट के ऊपर छोड़ देती है कि मार्केट स्वयं निर्धारित करे, पूंजीपति स्वयं निर्धारित करे, वहां का कंज्यूमर स्वयं निर्धारित करे। वो अहस्तक्षेप की नीति अपनाती है, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा हम आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर राज्य अर्थव्यवस्था। अब इसको अब जरा ध्यान देखेंगे अच्छे से। इसके ये जो सिद्धांत दिए हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, कार्ल मार्क्स ने दिए हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने दिए हैं 1867 में इन्होंने बुक लिखा था दास कैपिटल। दास कैपिटल इन्होंने एक बुक लिखा था कार्ल मार्क्स ने, देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स यहां पे आप लिख लेंगे, इन्होंने एक बुक लिखी थी 1867 में, दास कैपिटल। उन्होंने इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था का बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था कि इसमें जो व्यक्ति जिस योग्य हो उस व्यक्ति को उस हिसाब से केंद्रीय सत्ता या फिर कोई केंद्रीय सत्ता आवंटित करेगी। जैसे यहां पे आप इस चीज को समझिए कि किस चीज का डिमांड, उत्पादन किस चीज का करना है, ठीक है। उसका आय, उसका मतलब कि कीमत क्या होगा, उसका वितरण कैसे करना है, लोगों को आवंटित कैसे करना है, ठीक है। और संसाधन कैसे होगा, ठीक है। संसाधन का स्वामित्व किसका होगा, ठीक है। ये सब कौन निर्धारित करता है? राज्य निर्धारित करते हैं। राज्य मतलब सरकार, ठीक है। अब आप मेरी बात समझ में आ गए। अब देखिए इसके जो प्रमुख समर्थक थे कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने 1867 में अपनी एक बुक लिखी दास कैपिटल, ठीक है। दास कैपिटल बुक लिखी, उसमें इन्होंने इसका सिद्धांत दिया। और देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 18 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये देखा गया कि जब मार्केट में जब युद्ध हुआ तो बहुत लोगों का नुकसान हुआ, व्यापार बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया। तो ऐसे में इन्होंने ये देखा कि जो केंद्रीय सत्ता थी, जो राज्य था, वो अगर जिन के ऊपर नियंत्रण करके संसाधनों का आवंटित कर रहा था, तो उस हिसाब से लूट घसोट नहीं हुई, चोरी नहीं हुई और लोगों को उचित आवंटन होता गया, मतलब कि सही से लोग व्यवस्थित होते गए। तो इन्होंने जो बुक लिखा था उसमें यही कहा गया था कि जो संसाधन है उस संसाधन पे जो उसका आवंटन करना है, लोगों को बांटना है, लोगों को देना है, तो उसमें इस प्रकार से दिया जाए कि उस पे किसी व्यक्ति का अधिकार ना हो, उस पे केंद्रीय सत्ताओं का अधिकार हो और वो ये निर्धारित करे कि किसको कितना देना है और किस योग्यता के अनुसार देना है। ये आपको हमारी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ने से पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था का हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या है। जैसे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो एक अजीब सा माहौल फैला। देखिए अब इस चीज को समझिए, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो प्रभाव किस पे पड़ेगा। देखिए इसके द्वितीय विश्व युद्ध के पहले दो कॉन्सेप्ट थे। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? पूंजीवादी, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? समाजवादी, ठीक है। अब देखेंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जो पूंजीवादी देश थे वहां पे क्या हो गया? आ गया मंदी, वो महामंदी हो गया। मंदी मतलब क्या होता है कि लोगों के पास पैसे ही ना रहे कोई चीज खरीदने के लिए, बिल्कुल पैसे ना रहे
और ना बाजार में ना कोई चीज जल्दी बिके और ना कोई जल्दी खरीदे, इसी को कहते हैं मंदी। तो बहुत ज्यादा मंदी आ गया, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत से धन और बल का नुकसान हुआ था, बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत से पैसे का नुकसान हुआ था। तो जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, अंधाधुंध अपने तरीके से लोग लुटाए होंगे पैसे, जब पैसे नहीं होंगे तो वहां पर तो मंदी आएगी। अब उसी के साथ एक चीज और देखा गया, देखेंगे उसी के साथ एक चीज और देखा गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहां पे था? 1917 में, देखेंगे ध्यान से, 1917 में लेनिन जो थे, लेनिन क्रांति ला रहे थे लेनिन, तो इन्होंने 1917 में पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ में इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने जो संसाधन थे, जो जरूरी चीजें, जो संसाधन थे, उस पे केंद्रीय सत्ता का अधिकार था, यानी कि वो निर्धारित करते थे कि क्या उत्पादन करना है और क्या आवंटन करना है और उसकी कीमत कितनी है। तो जब इन्होंने अपने अनुसार नियंत्रण किया था तो ये देखा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश में मंदी आ गया और यहाँ पे इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं हुआ। ठीक है, देखिए इस चीज का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो ये देखा गया कि भैया अगर ये चीज अगर सही है तभी तो इसका कुछ पॉजिटिव है, और ये भी चीज सही है। तो इन्होंने, ये एक दार्शनिक थे और अर्थव्यवस्था के, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था जॉन मिनाय किंग्स उनका नाम था। तो उन्होंने ये कहा कि भैया देखो, कुछ चीज इसकी ले लो और कुछ चीज इसकी ले लो, इससे ये होगा कि आपका थोड़ा सा नियंत्रण रहेगा, और इससे ये होगा कि व्यापारियों का भी वहां पे अस्तित्व बना रहेगा, प्रतिस्पर्धा रहेगी। तो इन्होंने विस्तृत अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने, जॉन मिनार्ड ने, पहले विस्तृत अर्थव्यवस्था को समझ लेते हैं हम अच्छे से। विस्तृत अर्थव्यवस्था, इसको देखेंगे, इसके प्रतिपादन कौन है, यानी कि कौन इसको बताए थे, यानी कि जॉन मिनार्ड किंग्स, जॉन मिनार्ड किंग। ठीक, द जनरल थ्योरी ऑफ, इन्होंने बुक लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड मनी, इन्होंने बुक लिखा था, विस्तृत अर्थव्यवस्था का बुक लिखा था। ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री, ठीक है, जॉन मिनार्ड किंग्स। इन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड मनी एक बुक लिखा था। उसमें इन्होंने ये कहा था कि देखेंगे, उसमें इन्होंने ये कहा था कि भैया जी एक काम करिए, कुछ चीजें आप पूंजीवादी की ले लीजिए, कुछ चीजें आप समाजवादी की ले लीजिए। तो लोगों ने पूछा कैसे, ये क्या होगा, इससे क्या फायदा और क्या नुकसान होगा? तो चलिए देखते हैं। जैसे पूंजीवादी का यदि आप लेंगे तो व्यापार में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी बाजार में, और जब प्रतिस्पर्धा रहती है, जब कंपटीशन रहता है, तो कंपटीशन का एक फायदा क्या होता है कि जो अच्छी चीजें हैं वो बाहर आती हैं, रेट अच्छे आएंगे, गुण उसके बाहर आएंगे, गुणवत्ता युक्त आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये होगा। दूसरा क्या है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के थोड़े थोड़े आप ले लेंगे, जैसे कि जो इंसान की जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और इन जो भोजन के काम हो गए। तो अगर इन सब चीजों को बाजार के ऊपर अगर आप निर्भर कर देंगे, तो बाजार में अगर कभी मंदी आ गई या फिर कभी महंगाई आ गई, तो बाजार अगर निर्धारित करने लगेगा किसी रेट का, तो आप ये बताइए जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनके पास संसाधन सीमित हैं, वो किस प्रकार से अपना सर्वाइव कर पाएंगे? तो इसीलिए सरकार को यह कहा गया कि जो जरूरी चीजें हैं इंसान के जीने के लिए या फिर उनके
तरीके को मतलब उनको सरवाइव करने के लिए, तो उसमें आप समाजवादी को देख लीजिए। तो भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ और 1951 में जब इसकी पहली सरकार बनी, तो उस समय भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के बाद भी इसका झुकाव थोड़ा सा पूर्व सोवियत संघ की तरफ ज्यादा था। तो इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के साथ ही यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ झुकाव बहुत ज्यादा था। वो तो 1991 का जो सुधार हुआ था, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, उसके बाद हम थोड़ा सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ टर्न हुए, लेकिन इसके पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था था। इसीलिए आप देखे होंगे कि यहाँ पे औद्योगिक क्रांति नहीं हो पाई, क्योंकि औद्योगिक क्रांति इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे लाइसेंसिंग प्रणाली बहुत ज्यादा थी। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी 1991 से पहले, कि अगर आपको कोई फैक्ट्री लगाना है, कंपनी लगाना है, तो इतना वहां पे मतलब कि कागजी कार्रवाई होती थी कि लाइसेंस लो, तो ये करो, इनसे अप्रूव कराओ, उनसे अप्रूव कराओ, तो लोग इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं थे, देश में इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं था। तो ये समस्या थी। ठीक है, अभी क्या है, 1991 के बाद की देश की स्थिति ये है कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के होते हुए भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ज्यादा बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसीलिए तो आप देखते हैं कि हम निवेशकों को निवेश करते हैं, अलग अलग छूट देते हैं कि आप हमारे देश में आइए, निवेश करिए। हम यहाँ तक कि जो श्रम कानून है उसमें भी संशोधन कर चुके हैं कि हम श्रम को बहुत सस्ता कर सके कि लोग उससे लाभान्वित हों। तो इस तरीके से हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और कहीं न कहीं इस आज के समय में समय की मांग भी है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से बढ़ाएं और लोगों को, देश की नागरिक को और अन्य लोगों को व्यापार की स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए, उनको कंफर्मेशन देने के लिए इस स्तर पे हम प्रयास करें कि लोग स्वतंत्र है कि उन्हें कौन सा व्यापार करना है। ठीक है, इतना तो हम समझ लिए। अब देखिए कि एक हम और हेडिंग डालेंगे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी होती है, कृषि होती है, औद्योगिक क्रांति औद्योगिक होती है, या फिर सेवा क्षेत्र होती है। तो विभिन्न क्षेत्रों को भूमिका के आधार पर अगला हेडिंग आप डालेंगे, विभिन्न क्षेत्रों के भूमिका के आधार पर। देखेंगे जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर कि आप ये देखेंगे कि क्या कोई देश कृषि प्रधान देश है, औद्योगिक है, या सेवा है। तो ऐसे आप कैसे पता करेंगे कि कोई देश कैसा है? देखेंगे, अगर किसी देश की जीडीपी में यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का अगर ज्यादा इन्वॉल्वेंस होगा, प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग ज्यादा रहेंगे तो कृषि प्रधान देश हो जाएगा। अगर भारत की आप बात करेंगे तो भारत की जो जीडीपी है, ठीक है, भारत की जीडीपी है, इसमें 17% योगदान जो है कृषि का होता है, प्राथमिक क्षेत्र का होता है। लेकिन भारत की जीडीपी से अगर आप बात करेंगे तो ये कृषि प्रधान देश है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को यानी पीपल्स यानी कि जनसंख्या के इन्वॉल्वेंस के आधार पर करेंगे कि जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, देखिए अगर ये आप बात करेंगे लोगों के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो कृषि प्रधान देश है। वो इसलिए है क्योंकि 65% आबादी तो कृषि पर निर्भर है। लेकिन अगर आप जीडीपी के अनुसार बात करेंगे, देखिए जीडीपी के अनुसार बात करेंगे तो जीडीपी के अनुसार बात करेंगे तो 55% जो है सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों की बात करेंगे तो 10% सिर्फ इन्वॉल्वेंस है सेवा के क्षेत्रों का। तो अगर भारत की आप बात करेंगे तो भारत देखिए भावनात्मक रूप से चलता है, इमोशंस। ठीक है, तो भारत में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे किसकी आबादी ज्यादा है? 65% लोगों की आबादी ज्यादा है। ठीक है, और जो कृषि के ऊपर निर्भर है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आप ये समझ पा रहे हैं? जैसे ऐसे बहुत से देश हैं जैसे कि जो कृषि आधारित ही देश हैं, कृषि अर्थव्यवस्था देश है। दूसरा है औद्योगिक देश, जहां पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हो, लोग द्वितीय क्षेत्र में ज्यादा काम करते हो। ठीक है, कच्चे माल का मूल्यवर्धन हो जाता हो। ठीक है, वहां के लोग इन सब कार्यों में ज्यादा रहते थे, जो इंडस्ट्रियल एरिया रहता हो। ठीक है, वहां पे इंडस्ट्री का विकास बहुत ज्यादा होता हो, तो उसको कहते हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था। आप ये बात समझ पा रहे हैं? औद्योगिक अर्थव्यवस्था, जैसे कि ब्रिटेन में, अमेरिका में
ये ब्रिटेन, अमेरिका, यहाँ पे आज से 50 साल पहले ही औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। 50 साल पहले, 70 साल पहले ही वहां पर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। ठीक है, तो वो सब देश पहले औद्योगिक अर्थव्यवस्था थे, लेकिन आज के समय में सेवा अर्थव्यवस्था है। लेकिन इस चीज को समझेंगे आप कि जो हम आपको समझाए थे कि प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, तो उन सेक्टरों के आधार पर ही तो पहले, जैसे कि अगर कृषि प्रधान आपका देश है तो स्वाभाविक है कि वहां के लोग, वहां की अर्थव्यवस्था जो कृषि प्रधान है वो प्राथमिक सेक्टर में जॉब करते हैं। अगर वहां पे द्वितीयक सेक्टर के लोग हैं तो वहां पे औद्योगिक क्रांति होगा, और तृतीयक सेक्टर की सेवा। आप ये समझ पा रहे हैं? सेवा मत, जैसे कि अगर आप ये देखेंगे, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, आज के समय में ये सेवा क्षेत्र में ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, और औद्योगिक हो गया, ये अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी करनी है तो अगर ये तीनों बैलेंस बहुत बढ़िया होगा, कृषि में भी योगदान लोगों का होगा, औद्योगिक में भी योगदान होगा, सेवा में भी योगदान होगा, तब वो देश अर्थव्यवस्था जो है बैलेंस वाला है। लेकिन हमारे भारत की स्थिति यह है, हम करीब आपको ग्राफ से समझाए थे और टेबल बनाकर समझाया था कि देश में इसमें क्या स्थिति है कि कृषि का जो है जीडीपी में योगदान तो घटा है, लेकिन जो निर्भरता लोगों की कृषि पे वो बढ़ा है। औद्योगिक जो है, जो जिस विकास से औद्योगिक होना चाहिए वो हुआ नहीं, क्योंकि 1991 के बाद ही हमारा रुझान ज्यादा हुआ है औद्योगिक की तरफ। आज के समय में जो है सेवा के क्षेत्र में हम ज्यादा बढ़ चुके हैं। सेवा के क्षेत्र में 1951 में जहां हमारा योगदान सिर्फ 10% था, और आज हमारा योगदान 2017-18 के बेस ईयर में हमारा जो योगदान है 55% हो गया है। हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, हम अपनी शिक्षा से, डॉक्टर से, अपनी से मतलब हर तरीके से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप आज समझ गए। इसका आप परिभाषा अनुसार बनाकर लिख सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे आप नियोजन के आधार पर। नियोजन मतलब होता है प्लानिंग, नियोजन के आधार पर। जैसे एक होता है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है गैर योजनाबद्ध। इसको आप समझेंगे, देखेंगे। जैसे कि हमारे देश में चुनाव होता है, चुनाव जब होता है तो सरकार कोई नई गठन होता है या फिर कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो अपनी बताती है कि हम 5 साल में क्या करेंगे। 5 साल में या 3 साल में एक लक्ष्य निर्धारित करती है और वो एक योजना के तहत कार्य करती है। जैसे कि हमने अभी यही कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ समय एक भाषण दिया था कि 2070 तक भारत जो है कार्बन मुक्त बनेगा। तो एक प्लानिंग तो है, एक योजना है कि हम 2070 तक इस प्रकार से कार्य करेंगे, या फिर इस योजनाओं का कार्य करेंगे कि हम 2070 तक कार्बन मुक्त हो जाएं। और हम आज भी हर कार्य के लिए, अर्थव्यवस्था हमारे देश में हर कार्य प्लानिंग के तहत ही होता है। तो जिस अर्थव्यवस्था में योजनाओं और प्लानिंग के तहत काम होता है, योजनाबद्ध तरीके से कार्य होता है, उसको कहते हैं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। जैसे आज के समय में सभी देश योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ये सब योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। अब देखेंगे गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। देखिए, जहां पे कोई प्लानिंग ना हो, अर्थव्यवस्था का कोई फंडामेंटल ना हो, किसी भी तरीके का कोई प्लानिंग नहीं हो, कुछ नहीं हो, वहां को गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर इसका आपको उदाहरण देखना है तो उत्तर कोरिया देख लीजिए, जो पागल राजा वहां का है तानाशाही, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, जो गैर योजनाबद्ध है। उसके साथ ही अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो एक अच्छा उदाहरण अभी और आपको मिल जाएगा, अफगानिस्तान आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन हो गया है। अब तालिबानी बेचारे बंदूक चलाना जानते हैं, अर्थव्यवस्था तो जानते नहीं है। तो ऐसे में उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि देश को कैसे बढ़ाना है या फिर क्या करना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल आप अभी वर्तमान में गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान को देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होता है और गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होता है। अगला हम आधार बनाएंगे, देखिए, अगर हम आधार बनाएंगे विकास के आधार पे। ठीक है, विकास की अवस्था के आधार पे।
विकास की अर्थव्यवस्था के विकास की अवस्था के आधार पर। इसमें देखिए पहला आप देखेंगे विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा आप देखेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था, तीसरा आप देखेंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। जैसे अब इसको हम समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से। देखिए अगर हम विकास की अर्थव्यवस्था के आधार पर देखेंगे तो विकास की अर्थव्यवस्था के आधार पर हम देखेंगे पहले विकास को हम किस प्रकार से समझेंगे, किस किस रूप में अगर हम किसी देश का विकास हो रहा है, किस क्षेत्र में विकास हो रहा है तो उसको हम विकास की बढ़ती अर्थव्यवस्था बढ़ती देखेंगे जरा ध्यान से। ये आप तीनों चीज नोट कर लिए हैं। अब इसको हम सिर्फ विकसित अर्थव्यवस्था पहले विकास के बारे में हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद विकसित और अल्प विकसित। ठीक है, देखिए अगर हम विकास की बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो देखिए डेवलपमेंट कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। देखिए पहला चीज यह है कि वहां पे औद्योगिक शुरुआत कब हुआ। औद्योगिक शुरुआत कब हुआ। अब स्वाभाविक है कि अगर औद्योगिक शुरुआत की बात हो रही है तो वहां के लोग जो है प्राथमिक सेक्टर से यानी कि प्राइमरी सेक्टर से हटकर अब सेकेंडरी सेक्टर में आ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया। अब ये लोग क्या है ना कि जो अमेरिका हो गया ये तो हमसे कई साल पहले आजाद हुआ है ना, और वहां पे औद्योगिक क्रांति कब की आ चुकी है। ब्रिटेन वगैरह में, यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति कब की आ चुकी है, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कब का हो चुका है। तो ये देखा जाए कि वहां पे औद्योगिक शुरुआत कब हुआ, क्योंकि जब औद्योगिक शुरुआत हो जाएगा तो लोग प्राइमरी सेक्टर से हटकर सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे। तो जब सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे तो वहां पे जो कच्चा माल होता है, जो वहां पे संसाधन होता है, तो स्वाभाविक है कि उसके जो संसाधन का जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो बढ़कर मिलेगा। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक केजी गेहूं से हम 1 केजी अगर बिस्किट बना देते हैं तो बिस्किट का जो प्राइस है वो 300 से 400 हो जाएगा, और आटे का प्राइस या गेहूं का प्राइस आपका 25 से 30 रुपए होगा। तो ऐसे में कच्चे माल का मूल्यवर्धन हुआ। तो स्वाभाविक है कि औद्योगिक शुरुआत कब हुई, तो इससे जितना हम पहले शुरुआत किए रहेंगे उससे उसी के आधार पर हम विकास बहुत तेजी से किए रहेंगे। दूसरा क्या है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय मतलब कि वहां के पूरे देश के जो लोग हैं उनका किस प्रकार से वहां के जीडीपी में योगदान होता है, कि वहां के प्रति लोगों के वार्षिक आय कितनी हो रही है। उस आधार पे भी हम, अगर वार्षिक आय बहुत अच्छी है तो विकास बहुत अच्छा हुआ। जैसे स्वाभाविक है अगर औद्योगिक क्रांति हुई होगी, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ होगा, लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट रहे होंगे, लोग काम किए होंगे, तभी तो उनकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये समझ गए कि विकास की जो दूसरी है वो प्रति व्यक्ति आय के ऊपर ये है, घटक है। तीसरा जो है वहां पे तकनीक स्तर। ठीक है, तो कि वहां पे टेक्नोलॉजी कैसी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के आधार पे भी हम घटक के आधार पे देखेंगे। तीसरा वहां पे, चौथा जो है वहां पे अधोसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको सब, मैं जान रहा हूं कि आपको इसका नहीं मतलब क्या होता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपके घर में अगल बगल जो रोड, नाला, पुल, बस, ये सब जो आपको दिखता है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो अगर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मतलब कि वहाँ पे जो जरूरी संसाधन की चीजें हैं, जैसे कि परिवहन हो गया, रोड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, आपका घर हो गया, ठीक है, तो इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो हमने देखिए 3 हमने देखा था। पहला देखा था विकसित, ठीक है, विकसित। तो अब देखिए अगर विकसित में हम बात करेंगे, विकसित का, अगर आप विकसित अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो औद्योगिक शुरुआत बहुत पहले की हो चुकी होगी। वहां पे प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा होगा। तकनीकी स्तर, टेक्नोलॉजी वहां पे बहुत बेस्ट होगा। वो टेक्नोलॉजी में कम से कम हमसे 10 साल 5 साल आगे चल रहे होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बहुत अच्छा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अगर ये सब चीजें बहुत अच्छी है तो वो है विकसित देश। जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया,
ये सब विकसित देश हैं। ठीक है, अब आप समझ गए हैं आपको। अब दूसरा आते हैं यहाँ पे विकासशील देश। अगर यहाँ पे हम देख लें, विकासशील देश, अब देखिए यहाँ पे जो औद्योगिक शुरुआत हुआ वो बाद से होगा। जैसे कि ये औद्योगिक शुरुआत इसमें बाद से हुआ है या देर से हुआ है। ठीक है, देर से हुआ है और विकासशील देशों में। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय निम्न मध्यम है, निम्न मध्यम है प्रति व्यक्ति आय, निम्न मध्यम आय है प्रति व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद तकनीक स्तर बहुत अच्छी नहीं है, तकनीक स्तर एवरेज है, तकनीक स्तर एवरेज है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी विकास हो रहा है धीरे धीरे। तो अगर ऐसी स्थिति बनी रहे तो ये हो जाता है विकासशील देश। विकासशील देशों में आपका देखिए चीन आ जाएगा, भारत आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा। तो ये सब जो देश हैं वो विकासशील देश हैं। ठीक है, अब तीसरा आते हैं। अब तीसरा इसमें हम उदाहरण देखेंगे, तीसरा इसमें देखेंगे अल्प विकसित। ठीक है, अब हम अगर अल्प विकसित में देखेंगे, अल्प विकसित में देखेंगे, यहां पे देखेंगे आपकी औद्योगिक शुरुआत अभी हुआ ही नहीं, औद्योगिक शुरुआत नहीं हुआ। ठीक है, आय जो है निम्न है एकदम। ठीक है, बिल्कुल निम्न है आय। ठीक, उसके बाद तकनीक यहां पे बिल्कुल नहीं है, तकनीक यहां पे बिल्कुल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग आज भी झोपड़ी में रह रहे हैं, कच्चे रोड पे चल रहे हैं, ऐसी स्थिति बनती है। तो अगर इसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि तो अफ्रीका के बहुत से देश, बहुत से नाइजीरिया हो गया, युगांडा हो गया, ये सब जो देश है अल्प विकसित हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब तीनों चीजों को अब हम मिलाते हैं। देखिए, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ये बहुत पहले आज़ाद हो गए थे, वहाँ के लोग पहले जागरूक हो गए थे अपनी शिक्षा को लेकर। वहाँ पे रूढ़िवादी विचारधाराएं से लोग पहले मुक्त हो चुके थे। तो वो लोग क्या किए, वो धर्म को छोड़कर, परंपराओं को छोड़कर वो जागरूकता की तरफ, विज्ञान की तरफ आगे बढ़े। तो उन्होंने क्या शुरुआत किया, औद्योगिक शुरुआत किया। जब औद्योगिक शुरुआत किया तो लोग अपनी पुरानी विचारधाराओं से छोड़कर अपने कमाने खाने पे लगे। तो जब कमाने पे लगे तो उनका प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया। ठीक है, जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया उनका, तो वहां पे लोग टैक्स देने लगे अच्छे सरकार को। जब टैक्स लोगों अच्छा देने लगेंगे, तो टैक्स अच्छा देने लगेंगे तो सरकार क्या करेगी, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करेगी। तो अच्छी शिक्षा की जब व्यवस्था करेगी तो वहां के लोग वैज्ञानिक निकलेंगे, डॉक्टर निकलेंगे, इंजीनियर निकलेंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा। और उसके बाद उसी टैक्स के पैसे के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, नाला, सड़क, जो जरूरतें चीजें बहुत अच्छे से विकास किया जाएगा। तो ऐसे जैसे देखिए जो विकसित देश होता है वो इस प्रकार से होता है, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। अब उस हिसाब से देखिए भारत देख लीजिए, भारत जो है 1947 में आजाद हुआ है। 1947 में आजाद होने के बाद चुनाव हुआ 1951 में। उसके बाद हम पंचवर्षीय योजनाओं को लाए। जब पंचवर्षीय योजनाओं को लाए उसके बाद औद्योगिक शुरुआत बहुत धीरे हुई, बहुत धीमे हुए, क्योंकि हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था तो अपनाए थे, लेकिन हमारा झुकाव समाजवादी अर्थव्यवस्था था। तो ऐसे में क्या है कि हम जो संसाधन था उस पर हम सोचते थे कि हम ही वितरण, हम ही उत्पादन करें, हम ही वितरण करें, हम ही आवंटन करें। तो ऐसे में जो देश के पास थे उस समय पैसे नहीं थे, तो पैसे नहीं थे तो उसमें कोई संस्था या कंपनी तो ज्यादा लग नहीं सकती थी। और एक तो हमने लाइसेंसिंग प्रणाली को इतना कठिन कर दिया था कि जो विदेशी निवेशक थे वो यहाँ आ नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में औद्योगिक शुरुआत हमारे देश में बहुत लेट हुआ। और उसके बाद जब औद्योगिक शुरुआत बहुत लेट हुआ तो लोगों को रोजगार भी तो बहुत लेट मिले, रोजगार से, आर्थिक गतिविधियों से भी बहुत लेट जुड़ पाएंगे। तो ऐसे में लोगों का जो आय था वो निम्न मध्यम था। तो जब निम्न मध्यम था, और आज भी आप देखेंगे सिर्फ 9% लोग टैक्स पेयर है भारत में, 9%, 6%, ये हमेशा अप डाउन होता रहता है, इतने लोग ही टैक्स पेयर है। तो जब बताइए, जब देश को वो टैक्स कम देंगे, लोग टैक्स कम देंगे, तो देश के पास कोई संसाधन तो होगा नहीं कि लोगों को टेक्नोलॉजी को पैसा खर्च करे, शिक्षा को पैसा खर्च करे। तो देश में इसीलिए जब 1991 के बाद से जब हमने सुधार किया, प्राइवेटाइजेशन के लिए ग्लोबलाइजेशन किया, तो इसीलिए आप देखेंगे 1991 के बाद ही बहुत सारे कॉलेज और स्कूल जो प्राइवेट हैं वो खुले हैं। आज आप देखेंगे डॉक्टरी के, इंजीनियरिंग के, कंप्यूटर के, हर क्षेत्र में आपको, हर एरिया में आपको एक कॉलेज मिलेगा।
उसका सबसे पहला कार्य यही कि जब हमने ग्लोबलाइजेशन किया और लाइसेंसिंग प्रणाली को जब थोड़ा आसान कर दिया, तो इसीलिए यहाँ पे अब शिक्षा और तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार से हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अब आप समझ गए। और अभी देखिए बहुत सारे देश तो अभी आज़ाद ही नहीं हुए। अभी तो अफ्रीका के बहुत से देश अभी आज़ाद नहीं हुए। तो जो देश आज़ाद नहीं हुए हैं यहाँ पे या फिर जिस देश में तानाशाही है, जैसे उत्तर कोरिया देख लीजिए, उत्तर कोरिया में तानाशाही है। जब उत्तर कोरिया में तानाशाही है, वहाँ पे औद्योगिक शुरुआत में कुछ हुआ नहीं, वहाँ तो लोग भूखे नंगे चलते हैं, ठीक है। उनको बस किसी तरीके से खाना मिल जाए, बस वही बने। तो ठीक है, वहाँ पे निम्न थोड़ी, निम्न से भी नीचे है आय, उनका कुछ आय है ही नहीं, ठीक है। तकनीक बेचारे कुछ लोग तो मोबाइल देखे ही नहीं होंगे, वहाँ पे तो सिनेमा वगैरह बैन है एकदम, ठीक है, मोबाइल वगैरह बैन है। तो उन लोग को तकनीक से क्या लेना देना है, एकदम जैसे वो जंगली जैसे आदिवासी हु करते हैं वैसे ही रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं, आज भी लोग झोपड़ी में रहते हैं या फिर जो लकड़ी की जो मड़ई वगैरह होती है वही बनाकर रहते हैं। तो ये तरीके आप देख सकते हैं, युगांडा हो गया, नाइजीरिया हो गया, वहां पे स्थिति ऐसी ही है, ठीक है। तो आप ये स्वामित्व के आधार पे आप समझ लिए, विकास के आधार पे समझ लिए और देश की संबंधों के आधार पे समझ लिए, ठीक है। अब देखिए एक अर्थव्यवस्था के प्रकार को विश्व बैंक ने भी बनाया है। विश्व बैंक ने 2016 में, जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, इसने कहा कि भैया ऐसा है कि इकोनॉमी का जो टाइप है हमसे भी समझ लो। तो 2016 में इसने भी एक कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि भैया देखो, एक होता है निम्न आय, ठीक, दूसरा होता है निम्न मध्यम आय, ठीक है, तीसरा होता है उच्च मध्यम आय, चौथा होता है उच्च आय। अब देखिए वर्ल्ड बैंक जो होता है ना, वो इससे नहीं मतलब है कि आपके देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। वो ये जानता है कि वहां के जो लोग हैं वहां का पर कैपिटा इनकम कितना है, मतलब कि वहां पे प्रति व्यक्ति आय कितना है, वो ये देखता है। तो उन्होंने ये कहा कि भैया देखिए, अगर कोई किसी देश की पर कैपिटा इनकम $1036 से कम है, $1036 से कम है, तो वो होता है निम्न आय, ठीक है, निम्न आय होता है उसका, उस देश का। दूसरा होता है कि निम्न मध्यम आय, और निम्न मध्यम आय में होता है 1036 से $4045 अगर प्रति व्यक्ति आय है तो वो है निम्न मध्यम आय। और उच्च मध्यम आय में 4046 से $12,535 तक अगर होता है, $12,535 तक अगर होता है तो वो होता है उच्च मध्यम आय। और उच्च आय 12,035 से ज्यादा, जिनका 12,535 से ज्यादा डॉलर प्रति व्यक्ति आय होता है तो वो होता है उच्च वाले में। अब देखेंगे कि जो विकसित देश है जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो वहां के लोग ना इसी हिसाब से इतने पैसे कमाते हैं, प्रति व्यक्ति आय कम से कम 12,535 होता है। और यहाँ पे तो एक स्थिति ये हो गया है कि 32 साल तक लोग पटवारी की फॉर्म भरते रहते हैं, ठीक है। देश, अगर भारत की अगर बात करेंगे हम, भारत की स्थिति क्या है कि अगर भारत की हम स्थिति ये देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है कि भारत जो आता है निम्न मध्यम आय में आता है, ठीक है। क्यों निम्न मध्यम आय में आता है? क्योंकि जो भारत का जो है जीडीपी है, तो उसके अनुसार भारत का जो है $2021 प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। तो इतना भारत के प्रति व्यक्ति आय है, तो भारत इस हिसाब से निम्न मध्यम आय में आता है। चलिए ये तो आप समझ लिए, ये आप सभी हेडिंग बनाएंगे। देखिए उसके अलावा थोड़ा सा राजनीतिक रूप में भी एक अर्थव्यवस्था बना, ठीक है, राजनीतिक रूप से भी अर्थव्यवस्था का प्रकार बना।
वो है अन्य देश के आधार पर। जैसे कि आप देखते हैं कि हमेशा अगर आप आज से 20 साल 25 साल पहले की हिस्ट्री देखेंगे तो हमेशा अमेरिका और रूस में वर्चस्व की लड़ाई होती थी। ठीक है, आज देखेंगे अमेरिका और चीन में वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। तो इसी प्रकार से कभी न कभी आगे भी लड़ाई होती रहेगी। तो इसीलिए लोग कई खेमे में बटे हुए हैं, और वो खेमे जो अलग अलग दल में बटे हुए हैं, अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं, तो वो कैसे बटेंगे? वैचारिक रूप से बटेंगे, विचारधारा के हिसाब से बटेंगे, अर्थव्यवस्था के आधार पर बटेंगे। तो देखेंगे कि अन्य देशों में किस प्रकार से वर्गीकरण हुआ, अन्य देश का वर्गीकरण। ठीक है, आप देखेंगे, इस चीज को जरा ध्यान से समझेंगे। पहली भैया है इसमें पहली दुनिया। ठीक है, पहली दुनिया के लोग अब देखिए, तो जिन देशों में पूंजीवादियों की सरकार होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसे कहते हैं पहली दुनिया। ठीक है, तो यहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम यूरोप के देश आ जाते हैं, और अमेरिका, मान लीजिए अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। ठीक है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, या फिर यूरोप के और देश हो गए, ये होते हैं पहली दुनिया। ठीक, अब आते हैं हम लोग दूसरी दुनिया। ये देखिए विचारधारा की लड़ाई है दूसरी दुनिया। तो दूसरी दुनिया में कौन आते हैं? जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए हैं, जैसे कि पूर्व सोवियत संघ रूस। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें जैसे कि आपका हो गया रूस हो गया। ठीक है, 1949 के पहले चीन हो गया। ठीक है, तो ये सब जो थे दूसरी अर्थव्यवस्था के थे। तीसरी अर्थव्यवस्था देखेंगे, अरे तीसरी दुनिया देखेंगे। तीसरी दुनिया देखेंगे, तीसरी दुनिया में वो हो गया जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए और उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो वो हो गए तीसरी दुनिया। जैसे कि नेहरू जी ने नहीं कहा था कि हम ना पहली दुनिया में रहेंगे ना दूसरी दुनिया में रहेंगे, हम रहेंगे तीसरी दुनिया में। तो यहाँ पे क्या होता है, पहली चीज क्या है कि यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए। उसके बाद यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब जो चौथा है, इसको कहते हैं चौथी दुनिया। चौथी दुनिया। अब चौथी दुनिया अगर कहीं बात हो तो आप सीधा जान जाइए कि भैया वहां पे अभी विकास हुआ ही नहीं है, कुछ शुरुआत हुआ ही नहीं है, कोई अर्थव्यवस्था का नियम ही नहीं है वहां पे। ठीक है, अभी भी वो गुलामी में जी रहे हैं। जैसे कि वहां पे, यहाँ पे अभी विकास शुरुआत नहीं हुआ है, विकास की शुरुआत नहीं हुआ है। इसका मतलब या तो अभी वो गुलाम है या तो वहां पे तानाशाही शासन है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं चौथी दुनिया। ठीक है, तो अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं, नाइजीरिया देख सकते हैं। ठीक है, नाइजीरिया देख सकते हैं, उत्तर कोरिया देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे युगांडा देख सकते हैं, अफ्रीका के जो देश युगांडा है, यहाँ पे भी देखिए विकास नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये देखें कि एक वर्गीकरण और तैयार हुआ है, एक शब्दावली को और समझ लीजिए, एक शब्दावली को और समझ लीजिए कि उभरती अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? उभरती अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखिए जैसे कि जो देश बहुत तेजी से इकोनॉमिकल ग्रोथ करे, बहुत तेजी से विकास करे, उसको कहते हैं उभरती अर्थव्यवस्था। ठीक है, वो इतनी तेजी से विकास करे कि लोग ये थोड़ा सा लोग ये मान के चले कि वो पता नहीं कब किस विकासशील से विकसित हो जाए, कब वो अल्प विकसित से विकासशील हो जाए। तो ये अगर इस प्रकार से बहुत तेजी से विकास करता है तो उसको कहते हैं उभरती अर्थव्यवस्था। जैसे कि वर्तमान में अगर इसका उदाहरण लेकर चलेंगे तो जो चीन है, चीन हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राजील हो गया, ये उभरती अर्थव्यवस्था है। चीन देखेंगे बहुत तेजी से
पिछले 15 साल से 10 साल से उसका जिस प्रकार से देशों पे प्रभुत्व वर्चस्व जमा है, उससे आप यही कह सकते हैं कि वर्तमान में चीन सबसे ज्यादा उभरती अर्थव्यवस्था है। भारत की अगर आप जीडीपी देखेंगे तो 1991 के ग्लोबलाइजेशन के बाद, 2008 के सुधारों के बाद, उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि हम कुछ ही सालों में अगर यहाँ पे अर्थव्यवस्था सही रहा, बैलेंस रहा, यहाँ पे लोकतंत्र का शासन रहा, तो हम बहुत जल्द ही विकासशील देश से हटकर विकसित देशों की लिस्ट में आ जाएंगे। तो आज आपको हमने जरूरी शब्दावलियां समझाएं, इकोनॉमी के प्रकार समझाएं, और आगे की क्लासेस में हम मौद्रिक नीति स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आगे की क्लासेस में, हाँ, आज के आप एक सवाल आप नोट कर सकते हैं, आज का आंसर राइटिंग है, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा करें। ये आप 150 वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस आंसर राइटिंग को हमारे ऑफिशियली व्हाट्सएप नंबर 9616401222 पे लिखकर आप भेज सकते हैं। आपके आंसर राइटिंग को आप 3 दिन बाद चेक होकर आपको दोबारा रिवर्स मिल जाएगा। दीप चेस फाउंडेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे की क्लासेस में आप कंटिन्यू बनिए। थैंक यू वेरी मच।